जय हिंद आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे एक कंडीशन टिटनेस। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी बार हम लोगों ने सुना है कभी भी चोट लगने से कि घाव को सही से साफ करो, नहीं तो टिटनेस की इंजेक्शन ले लो वरना टिटनेस हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये कितनी ज़्यादा डेडली डिसीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बोल क्या रहा है कि ये टिटनेस कॉमनली नोन एज लॉक जॉ। ठीक है, टिटनेस को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, ऐसे लॉक जॉ। लॉक जॉ क्यों बोलते हैं हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो टिटनेस इज अ सीरियस acute condition that is caused by infection with a bacterium known as Clostridium tetani। ठीक है, ये एक सीरियस और अक्यूट कंडीशन है जो कि होती है किससे, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी से। आगे हम लोग देखेंगे टिटनेस इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टिटानी विच इज फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन द सॉइल इन एनिमल्स इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंडीशन है जो कि होती है हमारी टॉक्सिन से। जो कौन टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टिटानी। ठीक है, और इसकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ होती है, सॉइल में, एनिमल्स इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारी डेफिनेशन। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में क्या देखा, इसे हम लोग लॉक जो बोलते हैं, और डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि एक सीरियस और एक्यूट कंडीशन है जो कि होती है हमें इन्फेक्शन से और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टिटानी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। आगे हम लोग देखेंगे इसकी कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स क्या है। सबसे पहले तो इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ही रिस्पॉन्सिबल है, सी टिटानी। ठीक है, और इसकी इंक्यूबेशन पीरियड होती है 4 to 21 days। ठीक है, हो गई ये। उसके बाद में इसकी कुछ रिस्क फैक्टर्स हम लोग देखेंगे कि कैसे वो और प्रोमोट करता है टिटनेस होने के लिए। जैसे कि अगर लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन है, ठीक है, अगर उसे डीपीटी की वैक्सीनेशन नहीं लगी है, या उसे इंजरी के बाद में अगर उसने टिटनेस की एंटीटॉक्सिन नहीं ली है, तब हो सकता है उसे चांसेस है। या पेनिट्रेटिंग इंजरी है दैट रिजल्ट्स इन टिटनेस स्पोर्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द वूंड साइड, या अगर कोई पेनिट्रेटिंग ओपन वूंड इंजरी है, ठीक है, वो उसमें चांसेस हो सकते हैं कि टिटनेस की स्पोर्स वो आपके वूंड के थ्रू आपके बॉडी में एंटर करें। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरी रिस्क फैक्टर। तीसरी रिस्क फैक्टर क्या है कि अ फॉरेन बॉडी सच एज नेल। ठीक है, जैसे हम लोगों ने हमेशा सुना है कि मतलब रस्टेड अगर नेल प्रिक हो जाए या लग जाए तो हो सकते हैं चांसेस की टिटनेस हो, तो वही ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या इसमें हम लोगों ने देखा, सबसे पहले तो इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ही इसकी कॉज है, सी टिटानी। ठीक है, उसके बाद में लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन होने से, फिर पेनिट्रेटिंग इंजरी होने से जिससे टिटनेस की स्पोर्स हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस हो सकती हैं, या फॉरेन बॉडी है, ठीक है, जैसे कि रस्टेड नेल से अगर इंजरी हो जाती है तो भी चांसेस होते हैं टिटनेस होने के। तो ये थी हमारी आइडियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स। आगे हम लोग अब इसको देखेंगे कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसी होती है। सबसे पहले तो स्पोर्स ऑफ टिटनेस एंटर थ्रू द ओपन वूंड। स्पोर्स ओपन वूंड से मैंने बोला है कि ओपन वूंड में चांसेस होते हैं ज़्यादा टिटनेस होने के। ठीक है, तो ओपन वूंड से स्पोर एंटर करेगा टिटनेस की। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस द टॉक्सिन टिटेनोस्पैज्मिन। वो जर्मिनेट करेगा वुंड में और उसके बाद प्रोड्यूस क्या करेगा, टॉक्सिन टिटेनोस्पैज्मिन से। ठीक है, टिटेनोस्पैज्मिन ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और ये स्प्रेड होता है फिर आपके ब्लड स्ट्रीम से पूरा आपकी बॉडी में फैलता है। ठीक है, अब ये टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब होते हैं बाय पेरिफेरल नर्व्स एंड कैरी टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आपकी पेरिफेरल नर्व से आपके स्पाइनल कॉर्ड में ये जाता है, ट्रैवल करता है टॉक्सिन। अब आपके स्पाइनल कॉर्ड में वो क्या करेगा, ये इंटरफेयर करेगा विद द ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर इम्पल्सेस। तो अगर आपके दो न्यूरॉन्स के बीच में अगर इम्पल्सेस सही से ट्रैवल नहीं कर रही हैं तो हम लोग को पेशेंट्स में क्या देखने को मिलती है, अनकंट्रोल्ड मसल स्पैज्म और रिजिडिटी हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। तो हो गया इसकी पैथोफिजियोलॉजी, हम लोग समझ गए। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो आपकी ओपन वुंड से स्पोर एंटर करेगी आपकी बॉडी में। ठीक है, अब वो स्पोर जर्मिनेट करती है वुंड में ही। ठीक है, और प्रोड्यूस क्या करती है, टॉक्सिन टिटेनोस्पैज्मिन। अब ये टिटेनोस्पैज्मिन आपकी ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल फिर करने लगता है। अब ये टॉक्सिन्स जो आपके ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल कर रही हैं वो एब्जॉर्ब होती है पेरिफेरल नर्व से और जाती कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में ये क्या करती है, आपकी जो न्यूरोमस्कुलर इम्पल्सेस है उससे ये इंटरफेयर करती है, उसकी ट्रांसमिशंस में ये हिंडर करती है।
अब ये हिंडर कर रही है तो क्या हम लोग को देखने को मिलेगा अनकंट्रोल मसल स्पैजम्स एंड रिजिडिटी। ठीक है, तो ये हो गई पैथोफिजियोलॉजी। अगर अभी भी आप लोग को नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आप लोग को फिर से समझा दूंगी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या है। सबसे पहले इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती है मसल्स टाइटन अप। हम लोग ने यहाँ देखा कि हमें रिजिडिटी देखने को मिलेगी, तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि मसल्स टाइटन अप हो जाती हैं। फिर जॉ इज लॉक्ड, जॉ लॉक हो जाती है। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉक जो बोलते हैं और ट्राइस्मस बोलते हैं। ठीक है, लॉक जो भी बोलते हैं इसे ट्राइस्मस भी बोलते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं स्पैजम्स ऑल्सो अफेक्ट द चेस्ट, नेक, बैक एंड एब्डोमिनल मसल्स। स्पैजम कहाँ कहाँ अफेक्ट करेंगे, आपकी चेस्ट में, नेक, बैक और एब्डोमिनल मसल्स में भी ये अफेक्ट करती है। फिर स्पैजम्स ऑल्सो अफेक्ट्स द मसल्स ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में जो हेल्प करती हैं आपकी मसल्स, उसको भी ये ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उसको भी ये अफेक्ट करती है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, इससे आपकी जो एयरवेज है उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। आपकी एयरवेज ही ब्लॉक हो जा रही थी तो आपको ब्रीदिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। इसके अलावा हम लोग को हाइपरथर्मिया देखने को मिलती है 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये हो गई हाइपरथर्मिया। उसके बाद में टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट हम लोग को देखने को मिलती है। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलती है हाइपरटेंशन, दैट इज इंक्रीज ब्लड प्रेशर, और डिस्फेजिया, दैट इज डिफिकल्टी इन swallowing। फिर अनकंट्रोल यूरिनेशन और डिफिकेशन हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि आपकी अब सब मसल्स में ये इफेक्ट कर रही है, तो आपकी अनकंट्रोल यूरिनेशन और डिफिकेशन इसमें हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये हो गई हमारे कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। आगे हम लोग देखेंगे इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस क्या है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले तो हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पेशेंट्स के नेम, सेक्स, एज सब पूछेंगे। उसके बाद में उसकी प्रेजेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री हम लोग पूछेंगे, फैमिली हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, लाइफस्टाइल हैबिट्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें हो जाती है इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री हम लोगों ने पूछना है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके वाइटल्स के साथ साथ हम लोग को साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मसल स्पैज्म, स्टिफनेस और पेन, ये सब भी हम लोग को देखने को मिलता है वाइल थ्रू एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद में ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या देखना है हम लोग को, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग को देखना है। फिर कंप्लीट ब्लड काउंट भी हम लोग करते हैं। फिर एबीजी एनालिसिस करते हैं, आर्टरियल ब्लड गैस। ठीक है, तो ये कुछ हो जाती है हमारी डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन टिटनेस के लिए। अब हम लोग मैनेजमेंट इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग को लोकल ट्रीटमेंट पहले करना होगा। लोकल ट्रीटमेंट सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है। इसमें क्या है, क्लीनिंग द वुंड इज एसेंशियल टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ द टिटनस स्पोर्स। क्लीनिंग करना, ठीक है, वुंड को हमेशा साफ रखना है टू प्रिवेंट द टिटनस स्पोर्स। दिस इन्वॉल्व्स रिमूविंग द डर्ट, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स एंड डेड टिश्यू फ्रॉम द वुंड। तब इसको हम लोग कैसे करेंगे, बाय रिमूविंग द डर्ट। वुंड में अगर कुछ भी गंदा है या कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट हो गया है या डेड टिश्यूज है तो हम लोग उसे प्रॉपरली क्लीन करके रखना है। ठीक है, एनी वुंड दैट रिजल्ट्स इन अ ब्रेक इन द स्किन शुड बी क्लीन्ड विथ सोप एंड रनिंग वाटर। अगर कोई भी वुंड है तो उसे हम लोग को प्रॉपरली सोप और रनिंग वाटर से उसे क्लीन करना है। ठीक है, और उसकी डर्ट्स, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, डेड टिश्यूज हमें रिमूव करना है ताकि हम लोग प्रिवेंट कर सकें ग्रोथ ऑफ द टिटनस स्पोर्स। तो ये हो गई हमारी लोकल ट्रीटमेंट। अब हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग इसको वुंड्स और क्या बोल रहा है, वुंड्स फ्रॉम द आउटडोर ऑब्जेक्ट्स और द क्रश इंजुरीज आर एट हायर रिस्क। जो अगर बाहर में अगर कहीं चोट लग गई, ठीक है, या एक्सीडेंटल इंजरीज है तो उसमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपकी ये टिटनस होने के। तो हम लोगों को क्या करना है, अप्लाई अ क्लीन एंड ड्राई क्लोथ टू स्टॉप और मिनिमाइज द ब्लीडिंग, और अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द साइट ऑफ ब्लीडिंग टू हेल्प मिनिमाइज द ब्लड लॉस। ठीक है, तो ये हम लोग को पता है कि कहीं भी चोट वगैरह लगने से, कभी ज़्यादा ब्लीडिंग होने से हम लोग को या तो क्लीन ड्राई क्लोथ से उसको प्रेस करके रखना है, प्रेशर अप्लाई करना ताकि उसकी ब्लीडिंग मिनिमाइज हो जाए, या वो नहीं है तो हम लोग को हाथ से ही आप एटलीस्ट उसे प्रेस करके रख सकते हो ताकि वो मिनिमाइज हो सके ब्लड लॉस। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है फर्स्ट एड की। ठीक है, तो ये कुछ हो गई हमारी लोकल ट्रीटमेंट। आगे हम लोग देखेंगे टिटनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन। अब ये टिटनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या है, ये एक सॉल्यूशन है जिसमें एंटीबॉडीज होते हैं टू किल द टिटनस बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें TIG क्या है, ये इसमें एंटीबॉडीज होती हैं अगेंस्ट द टिटनस बैक्टीरिया।
इसकी रूट हो जाती है आईवी इंजेक्शंस, ठीक है, आईवी के थ्रू हम लोग इसे देते हैं और ये प्रोवाइड इमीडिएट और शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन देता है। ये इमीडिएट और शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में हम लोग इसमें एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स की एक्शंस क्या होती है? दे वर्क बाय प्रिवेंटिंग द क्लोस्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया, प्रिवेंट करेगा क्लोस्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया को की ग्रोथ को, ठीक है। उसमें एग्जांपल्स हो जाती है पेनिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल। फिर एंटी कन्वल्सेंस हम लोग देंगे क्योंकि सीजर्स हो रहे हैं पेशेंट्स को। उसमें एक्शन क्या होगा? रिलैक्सेस द मसल, रिड्यूसेस एंग्जाइटी एंड वर्क एज अ सेडेटिव, ठीक है। एंटी कन्वल्सेंस कैसे करती हैं वर्क? वो रिलैक्स कर देंगी मसल्स को और प्लस एंग्जाइटी भी रिड्यूस करती है और सेडेटिव के माफिक भी ये यूज़ होती है, ठीक है। उसमें क्या है? डाइजेपम यूज़ होता है। उसके बाद मसल रिलैक्सेंस हम लोग देंगे। इसकी एक्शन क्या हो जाती है? वर्क बाय सप्रेसिंग द नर्व सिग्नल्स दैट आर सेंट फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, दिस रिड्यूसेस द टेंशन इन द मसल्स। ये क्या करेंगी? जो नर्व सिग्नल्स आपकी जो सेंड हो रही है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स को, उसको सप्रेस करेगी और ये फर्दर आपकी टेंशन मसल्स में रिड्यूस करता है। इसमें एग्जांपल है बैक्लोफेन, ठीक है। तो ये कुछ मेडिकेशंस हो गई हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसके न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन भी इम्पॉर्टेंट है पेशेंट के लिए। तो कंज्यूम और शुड टेक अ हाई अमाउंट ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये वेल बैलेंस डाइट हम लोग को देना है पेशेंट को। तो ये हो गई हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। आगे हम लोग देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या है? इन केस वेयर अ टिटनस प्रोन वुंड इज पर्टिकुलरली लार्ज, it may be necessary to remove as much as of the damaged and contaminated muscle as possible through a procedure called the debridement, ठीक है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट इसमें क्या है? डीब्राइडमेंट। अगर कोई टिटनस प्रोन वुंड, अगर ज़्यादा ओपन वुंड है, ठीक है, अगर लग रहा है, सस्पेक्ट हो रहा है कि नहीं इसमें चांस हो सकता है कि टिटनस हो, तो हम लोग एक प्रोसीजर करते हैं डीब्राइडमेंट, ठीक है। ये क्या करता है? ये ओपन वुंड को क्लीन करने का प्रोसीजर है, ठीक है। उसमें से जितने भी डैमेज और कंटामिनेटेड मसल्स हैं उसे हम लोग इस प्रोसीजर के थ्रू रिमूव कर देते हैं ताकि प्रिवेंट हो सके ये टिटनस की कंडीशन। अब है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले क्या है? विद इन 3 days ऑफ अ पंचर वुंड, पेशेंट्स विद नो प्रीवियस टिटनस इम्यूनाइजेशन रिक्वायर टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन और टिटनस एंटीटॉक्सिन फॉर टेम्पररी प्रोटेक्शन, ठीक है। 3 दिन में ही अगर कोई ओपन वुंड है, ठीक है, पंचर वुंड है, तो हम लोग को क्या लेना है? टिटनस एंटीटॉक्सिन या टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन लेना है। ये टेम्पररी और इमीडिएट और शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन देता है। हम लोगों ने देखा था पीछे में, ठीक है। तो ये एक पहली प्रिवेंटिव मेजर है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में नेसेसिटेट इंट्यूबेशन और ट्रैकेस्टोमी एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन विद सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि ये हम लोगों ने देखा कि वो रेस्पिरेटरी मसल्स को भी अफेक्ट कर रही है, ठीक है, जिससे एयरवे आपके ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। तो इसके लिए हम लोग को क्या? इंट्यूबेशन ट्रे, ट्रैकेस्टोमी, ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेशन विद ऑक्सीजन, तो ये सब हम लोग को प्रिपेयर करके पहले से रखना है, ठीक है। कभी भी इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, कभी भी हम लोग को पेशेंट को इंट्यूबेट करना या ट्रैकेस्टोमी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये एक हो गई हमारी दूसरी। फिर क्या है? पेशेंट्स विद डिफ़िकल्टी इन स्वैलोइंग नीड नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। अब वो स्वैलो नहीं कर पा रहा है तो हम लोग को डायरेक्टली उसके एनजी ट्यूब से उसको फीड करना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थर्ड पॉइंट। आगे हम लोग देखेंगे क्या है? सीजर प्रिकॉशन शुड बी टेकन एज सून एज पेशेंट इज एडमिटेड टू द यूनिट। पेशेंट को सीजर्स हो रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग को पहले से प्रिकॉशन लेके रखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पैड द साइड रेल्स ऑफ द बेड। साइड रेल्स को पहले ही पैडिंग करके रखना है ताकि उसको चोट ना लगे, ठीक है। एंड प्रोवाइड इमीडिएट एक्सेस टू द ऑक्सीजन, सक्शन, इंट्यूबेशन इक्विपमेंट एंड अ रिससिटेशन बैग। तो ये सब अलॉन्ग विद द हम लोग को इंट्यूबेशन ट्रे, जैसे मैंने बोला था पीछे आगे में कि वो सबको हम लोग को रेडी करके रखना है। उससे वैसे ही रिससिटेशन बैग, सक्शन, ये सभी हम लोग को पहले से ही इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हम लोग को पहले से रेडी करके रखने हैं क्योंकि कभी भी इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। लास्ट पॉइंट क्या है? प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन अबाउट द पेशेंट्स डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट टू द पेशेंट एंड फैमिली, ठीक है। तो पेशेंट और फैमिली को उनकी कंडीशंस के बारे में, उनकी डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना है। तो ये थी हमारी कंडीशन आज की टिटनस। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। एक्चुअली हम लोग फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था क्या है कि टिटनस को हम लोग लॉकजॉ बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोगों ने देखा कि ये क्या है? सीरियस और एक्यूट कंडीशन है जो कि हो जाती है टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस करती है बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, उससे होती है।
ठीक है। अब इसकी हम लोगों ने कॉजेज़ हम लोगों ने देखा, सबसे पहले तो इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ही है सी टिटानियम। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि रिस्क फैक्टर्स, अगर पेशेंट को लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन है तब भी ये चांसेस हो सकती है। ये कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है प्रेजेंस वूंड में तो उससे हो सकती है। ये कोई ओपन वूंड है, ठीक है, तो वो भी एक साइट हो जाता है टेटनस की ग्रोथ का। तो ये हो गई हमारी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स। आगे हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी देखा था कि स्पोर्स एंटर कैसे करती है, ओपन वूंड से एंटर करती है, फिर वो जर्मिनेट करती है और प्रोड्यूस क्या करती है, टॉक्सिन टेटानोस्पाज्मिन। फिर टेटानोस्पाज्मिन आपके ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल होकर पेरिफेरल नर्व से होकर स्पाइनल कॉर्ड में ये जाते हैं। वहाँ पे ये इंटरफेयर करते हैं आपके न्यूरोमस्कुलर इम्पल्सेस को, ठीक है, जिससे हम लोग को देखने को मिलता है अनकंट्रोल्ड मसल स्पैज्म और रिजिडिटी देखने को मिलती है। ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखा कि मसल्स टाइटन अप हो जाती हैं, लॉक जो हो जाता है। फिर स्पैज्म्स आपके चेक, नेक, बैक, एब्डोमिनल और रेस्पिरेटरी मसल्स को भी इफेक्ट करती हैं, जिससे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस होते हैं। फिर इसमें हाइपरथर्मिया, टैकीकार्डिया, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब भी हम लोग को देखने को मिलती है। और डिस्फेजिया, अनकंट्रोल यूरिनेशन और डेफिकेशन, ये सब हम लोग को देखने को मिलती है। फिर हम लोगों ने देखा उसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, सीबीसी, एवीजी एनालिसिस, ये सब हम लोग करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा कि लोकल ट्रीटमेंट करना है। कोई भी वुंड होने से उसको पहले उसके डर्ट, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स और डेड टिश्यूज़ को रिमूव करके उसे साफ़ पानी और सोप से उसे पहले अच्छे से साफ़ करना है, ताकि हम लोग उसकी ग्रोथ को, टिटनस स्पोर की ग्रोथ को हम लोग रोक सकें। ठीक है। तो ये हो गई। आगे हम लोगों ने फिर देखा था कि जैसे कोई भी एक्सीडेंटल इंजरीज हो गई है, ओपन वुंड हो गई है, तो उसको हम लोग को सबसे पहले ब्लीडिंग स्टॉप करना है। तो या तो क्लीन और ड्राई क्लोथ से कर सकते हैं, या तो अपने हाथों से भी उसे डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं ताकि उसकी ब्लड लॉस कम हो। उसके बाद टिटनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन लगना है। ठीक है। ये क्या हो जाता है, आईवी से देते हैं और ये इमीडिएट और शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन देता है। एंटीबायोटिक्स इसमें एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स, देन मसल रिलैक्सेंट्स, ये सब हम लोग इसमें मेडिकेशंस दे सकते हैं। उसके बाद में है उसकी न्यूट्रिशन को भी हम लोग को सही से ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं डिब्राइडमेंट, जिसमें ये क्या करता है, ओपन वुंड से उसकी जो डैमेज और कंटामिनेटेड मसल्स हैं, जहाँ पे लग रहा है चांसेस कि टिटनेस हो सकता है, उसे भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट द ग्रोथ या टू प्रिवेंट टिटनेस। उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा, सबसे पहले तो विद इन 3 डेज ऑफ द पंचर वुंड हम लोग को टिटनस एंटीटॉक्सिन हम लोग को लेना है, ताकि हम लोग प्रिवेंट कर सकें ये टिटनस की कंडीशन। उसके बाद में पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, के लिए हम लोग इंट्यूबेशन, ट्रैकेस्टोमी, मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये सब हम लोग इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हम लोग रेडी करके रखेंगे। फिर पेशेंट को स्वालोविंग में डिफ़िकल्टी होगी तो हम लोग नैसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करेंगे। ठीक है। पेशेंट को सीजर्स होंगे तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पैडिंग करेंगे पैरासाइट्रल्स को, और ऑक्सीजन, सक्शन, इंट्यूबेशन इक्विपमेंट्स, रिससिटेशन बैग, ये सब भी हम लोग इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हम लोग रेडी करके रखेंगे। ठीक है। फिर प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन अबाउट द पेशेंट्स डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट टू द पेशेंट एंड फैमिली। और ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट के कंडीशंस को, उनकी प्रोग्नोसिस या ट्रीटमेंट को भी हम लोग को सही से इन्फॉर्मेशन देना है, पेशेंट एज वेल एज टू द फैमिली। ठीक है। तो ये हो गई आज की हमारी पूरी कंडीशन टिटनस। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि ये कंडीशन क्या है। आप लोग को कहीं भी डाउट हो तो आप लोग फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोग को क्लैरिफाई कर दूंगी। अब मैं सोच रही थी दोस्तों रैंडमली कल की इतनी छोटी सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी कितनी ज़्यादा डेंजरस कंडीशन लीड कर सकती है, इसीलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वही बात है। इसलिए कभी भी चोट वगैरह अगर लगे तो टिटनस की इंजेक्शन अगर पहले नहीं ली हो तो पहले ज़रूर ले लेना, पहले जाके। ठीक है। यही थी आज की कंडीशन। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हमेशा एक नई कंडीशन के साथ मिलते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक भी कर देना और शेयर भी कर लेना अपने दोस्तों के साथ में। तो मिलती हूँ मैं आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज कंडीशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।